Dear students, अस्सलाम वालेकुम and welcome to your online English classes again. Dear students, आज हम अपने लेक्चर के अंदर एस्से राइटिंग को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने नरेशन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया. आज हम मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, एस्से राइटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे. जब भी बेटे हम एस्से राइटिंग की बात करते हैं तो एस्से का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. एस्से आप यूँ समझे एक बॉडी की तरह होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है और उसका सर है, दर्द है और उसके पैर है. इसी तरह एस्से का भी सेम यही स्ट्रक्चर होता है. सो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एस्से, राइट. और राइट, लुक एट द स्ट्रक्चर. मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई है इंसान की और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो हम यहाँ पे मेक अ स्माइल इमोजी, राइट. अब बेटे आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखें तो इसमें आपको ऊपर हेड नज़र आ रहा है, फिर बॉडी नज़र आए और यहाँ पे फिर आपको उसके लेग्स नज़र आ रहे हैं या फुट आपका नज़र आ रहे हैं उसके. अब आपका जो एस्से है उसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. उसका हेड भी होता है, उसकी बॉडी भी होती है और उसकी कंक्लूजन. जो हेड ऑफ एस्से होता है बेटे आप उसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं. इंट्रोडक्शन कहते हैं. और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं 3 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड कर रहा हूँ. इनको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द एस्से, बॉडी ऑफ द एस्से, और जो लास्ट वाला है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन ऑफ द एस्से, राइट. फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं, आप अपने एस्से को इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आप ट्रू मुस्लिम के ऊपर एस्से लिख रहे हैं या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर आप एस्से लिख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है वो उसके अंदर आप अपने एस्से को इंट्रोड्यूस करते हैं. यू इंट्रोड्यूस योर एस्से, यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. आप अपने टॉपिक को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में एस्से लिख रहे हैं, राइट. सो यू इंट्रोड्यूस, आप इंट्रोडक्शन दे, उसका एक प्रॉपर आप इंट्रोडक्शन उस एस्से का आप देते हो, राइट. अच्छा, अब बेटा इंट्रोडक्शन जो होता है वो एक ही पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एस्से इज़ योर इंट्रोडक्शन ऑफ एस्से. एस्से का जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, तारुफी पैराग्राफ उसको कहते हैं. और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ की बारी आती है. तो बॉडी पैराग्राफ इस लेवल के ऊपर 3 बॉडी पैराग्राफ्स आपको लिखने चाहिए. जो कंप्लीट जो एस्से होते हैं वो 5 पैराग्राफ्स का एक स्टैंडर्ड एस्से होता है जो आपकी लेवल पे, ऊपर की लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो 9-10 के लेवल पे या इस तरह हाई स्कूल लेवल जिसको कहा जाता है उसका जो एस्से होते हैं वो 5 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. फर्स्ट पैराग्राफ उसका इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो 3 पैराग्राफ है ये बॉडी पैराग्राफ होता है. यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू एग्जांपल्स, एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप अपने एस्से को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. और जो थर्ड वाला पोर्शन है वो कंक्लूजन है. यहाँ पे बेटे आपने एक चीज़ गौर करनी है और उसको याद रखने, कंक्लूजन का मतलब सजेशन नहीं होता. कंक्लूजन मीन्स कंक्लूजन नॉट सजेशन, इज़ नॉट इक्वल टू सजेशन. कंक्लूजन के अंदर आपने कोई सजेशन नहीं देना. फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर या एयर पोल्यूशन के ऊपर आप एस्से लिख रहे हो और आपने उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया बॉडी पैराग्राफ में, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आके आपने फिर गवर्नमेंट्स को सजेशन देना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए, लोकल पार्टी से उनको ऐसे करना चाहिए, सोसाइटी को ऐसे, आप यहाँ पे सजेशन देने लग जाते तो आपका ऐसे बहुत वीक पड़ जाता है। कंक्लूजन में आपने कभी सजेशन नहीं दी, यू कैन गिव योर सजेशन बट इन द बॉडी पैराग्राफ, आप बॉडी पैराग्राफ में जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ पे आप अपना सजेशन दे सकते हो,
राइट। आज के जो स्मोक चल रहा है उसको कम करने के लिए या उससे बचने के लिए आप सजेशन कहाँ पे देंगे? आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर देंगे ना, आप आके कंक्लूजन में ये देंगे, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूजन, राइट। आपने क्या करना है? इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, ये जो 4 पैराग्राफ आपने लिखे हैं इनको आपने कंक्लूड करना है। इनको शॉर्ट करके आपने कंक्लूजन कहीं और से नहीं लेके आना, आप उस एस्से के अंदर से ही कंक्लूजन निकालते हो, राइट। यू मेक कंक्लूजन ऑफ योर ओन एस्से, नॉट यू आर सपोज टू ब्रिंग कंक्लूजन फ्रॉम आउटसाइड। फिर आप उसमें कोई नई चीज़ें नहीं लिखते हो कंक्लूजन के अंदर, आप उस एस्से का निचोड़ आप निकालते हैं, उसकी प्रेसी आप जिसको कह सकते हैं, क्या उसकी समरी आप क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में आप कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें एस्से को कैसे स्टार्ट करना चाहें, तो मैं कहूँगा कि आपके जो बोर्ड में कि अगर आपने अच्छे नंबर लेने तो आप अच्छे से कोटेशन से, किसी अच्छे कोटेशन से आप अपने एस्से का स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी शॉर्ट स्टोरी से आप अपना एस्से स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे बोर्ड के पेपर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कोटेशन से ही एस्से को स्टार्ट करें। और बेटे आप लाहौर बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में अगर आप एस्से लिख रहे हैं तो आप क्या करना है, हर पैराग्राफ के अंदर एक कोटेशन ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू आर राइटिंग एन एस्से ऑफ 5 पैराग्राफ्स तो देयर मस्ट बी 5 कोटेशंस इन दी एस्से। जो कोटेशन है आपके एस्से को फिर वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसको पावरफुल बनाते हैं। जब आप कोटेशंस लिख रहे होते हैं एस्से के अंदर तो कोशिश करें उसको बोल्ड से लिखें या मार्कर से उसको लिखें, लेकिन हेडिंग नहीं बनानी। एस्से के अंदर एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि आप हेडिंग्स नहीं बनाते। एस्से में हेडिंग्स नहीं होते क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज टू राइट एंड गिव हेडिंग्स इन दी एस्से, राइट। और कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमारा जो एस्से है वो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 9 और 10, तो वहाँ उसके बोर्ड के पेपर के अंदर ही लिखा होता है 150 to 250 वर्ड्स या 200 to 250 वर्ड्स। जब आप ऐसे लिखते हैं तो जो 2 पेजेस आप लिखते हैं, व्हेन यू राइट 2 पेजेस ऑफ योर एस्से, तो तकरीबन वो 200 वर्ड्स के बन जाते हैं। अगर आप 250 लिखना चाहिए तो आप 3 पेजेस का एस्से लिख सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप एस्से लिख रहे हैं तो आप क्या करें, एस्से को एंड पे रखें और एंड पे रख के जितना आप लिख सकते हो उतना लिखें, बिकॉज 15 मार्क्स का होता है और कॉलेज लेवल का एस्से होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ लिखें, फिर बॉडी पैराग्राफ 3 है तो उनको एक पेज आप वो लिखें, और कंक्लूजन 1 पेज लिखेंगे तो आपके 5 पेजेस बनेंगे। और जो 5 पेजेस के ऊपर जब आप एस्से लिखते हो तो ये तकरीबन 400 से 500 वर्ड्स के एस्से बनते हैं। लेकिन 9-10 वाले ऐसा ना करें, 9-10 वाले 2 पेजेस का या 2.5 पेजेस का आपका एस्से लिखें। आपका एस्से बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप 2.5 पेजेस के एस्से लिखते हो तो आपका जो या 3 पेज का अगर आप एस्से करें तो ये तकरीबन 250 वर्ड से 300 वर्ड तक चला जाएगा, जो कि एनफ है। बट एक बात आपने याद रखनी है, आपने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में या एंड पे एक कोटेशन डालना है। यू मस्ट पुट अ कोटेशन इन ईच ऑफ द पैराग्राफ। तो फिर आपका एस्से क्या होगा, थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाएगा और उसमें ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और लाहौर बोर्ड में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ये पूरे नंबर भी एस्से में दे देते हैं, और वी हैव सम एग्जांपल्स हु हैव गॉट फुल मार्क्स इन देयर इंग्लिश पेपर, राइट। अब बेटे हम एक एस्से को रीड करेंगे आज, और आपने याद भी करना है। इसको ज़रा मैं पढ़ के आपके सामने, मैं इस एस्से को पढ़ रहा हूँ, आपने इसको याद करना है, इस एस्से को, और अच्छे से याद करना है। और इन कमिंग लेक्चर आई विल राइट कोटेशंस फॉर ईच एस्से। 7 एस्सेस आपने याद करने हैं, और उन 7 एस्सेस के लिए मैं कोटेशंस लिखूँगा और उसका पैराग्राफ नंबर लिखूँगा कि उस पैराग्राफ में आपने ये कोटेशन पुट करना है, राइट। अब क्या है कि एस्से स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि सर हम एस्से कहाँ से याद करें। तो बेटे ये जो बोर्ड की तरफ से या आपके जो टेक्स्ट बुक है यही स्टैंडर्ड होता है एक्चुअली। मैं तो स्टूडेंट से कहता हूँ कि यही करें, या इसके अलावा भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि एस्से शॉर्ट है, छोटे हैं, तो आप किसी भी नोट से भी कर सकते हैं। बट आपने एक बात याद रखनी है, आपको उसमें कोटेशंस ज़रूर लिखने हैं। आपकी एस्से का लेंथ मेरे ख़्याल में इतना मैटर नहीं करता, जो चीज़ आप उसमें लिखते हो, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो मैटर करता है ज़्यादा। लेट्स रीड एन एस्से।
आज हम एक ऐसे पढ़ते हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर जो ऐसे है। आपके बोर्ड के पेपर में स्पोर्ट्स एंड गेम के ऊपर ऐसे है, हेल्थ के ऊपर ऐसे है, रेनी डे के ऊपर ऐसे है, लाइब्रेरीज़ के ऊपर ऐसे है, ट्रू मुस्लिम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। देखते हैं हम। द ब्राइट स्टार ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्नाह। तारीख़ पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा यह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। It was the will of Allah that the physically weakling son of पूंजा जिन्ना would one day be the founder of Pakistan। यह अल्लाह ताला का मंसूबा था, विल अल्लाह की मर्ज़ी थी कि एक पूंजा जिन्ना इज़ द फादर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फादर का नाम है पूंजा जिन्ना। उनका एक कमज़ोर बच्चा, वीकलिंग सन का मतलब है कमज़ोर सा बच्चा, वो कल जाके फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर कमज़ोर सा बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, पाकिस्तान का बानी बनेगा, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बनेगा। खुदा के इरादे, जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। हम इरादा करते हैं लेकिन कुछ और होता है, तो इसका ये मतलब है कि डिसीजन मेकर इज़ अबव। डिसीजन मेकर जो होता है, जो असल जो जिसका इरादा जिसने अमली होना है, वो हमारा इरादा नहीं है। He was born in Karachi on December 25, 1876। आप 1876 को 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सो कराची इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अच्छा, ये आप किसी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, पर्सनालिटी के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लेना। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब ये होता है कि जब आप कायद-ए-आज़म के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो कायद-ए-आज़म क्या होगा, पहले कराची में पैदा होगा, फिर स्कूल जाएंगे, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर इस तरह। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो पहले कायद-ए-आज़म को इंग्लैंड लेके जाते हैं, फिर वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान लेके आते हैं और कराची में वो पैदा होता है। ऐसे नहीं लिखना, आपने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखना है। कायद-ए-आज़म पहले कराची में पैदा हो जाएंगे, फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। आपकी मैट्रिकुलेशन के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इंग्लैंड भेज दिया उनके फादर ने हायर स्टडीज़ के लिए। उस ज़माने में जो अमीर तबका होता था वो यहाँ पढ़ने के बाद इंग्लैंड चले जाते। उस ज़माने में बेटे जो एजुकेशन है ना, उसका रेशो बहुत ही कम था, या आप यूँ कहें कि 1% पीपल वुड बी एबल टू स्टडी। तो और जो यहाँ से पढ़ के फ्री होते थे, तो जिनके पास पैसा होता था वो बाहर चले जाते थे इंग्लैंड। He distinguished himself over there as a keen and upright student। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वहाँ अपने आप को एक काबिल और लायक स्टूडेंट के तौर पर डिस्टिंग्विश किया। डिस्टिंग्विश से मुराद ये है कि वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स और भी कंट्री से लोग आए हुए थे, लेकिन उन सब में मुमताज़, डिस्टिंग्विश्ड यानी सबसे अलग, सबसे ऊपर। He qualified from the Lincoln's Inn as a brilliant बैरिस्टर। बैरिस्टर का बी यहाँ पे कैपिटल है, इसको आपने जहन में रखना है आपने। और जिस कॉलेज से कायद-ए-आज़म ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की वो लिंकन्स इन उसका नाम था। आप एक बेहतरीन बैरिस्टर बन के वहाँ से निकले। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान इंडिया वापस आए तो आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। या आप पाक स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ते हैं कि कायद-ए-आज़म वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज़ वेल एज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान वाहिद लीडर थे जो दोनों तंजीमों के अंदर थे, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी का भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी आप मेंबर थे। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का सपोर्टर था। और मिसेस सरोजनी ने आपको हिंदू मुस्लिम पीस एम्बेसडर का भी ख़िताब दिया था कि हिंदू मुस्लिम अमन का जो एम्बेसडर है, सफ़ीर है, इसका ख़िताब भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को दिया था। बट द नैरो विजन ऑफ सर्टेन कम्युनल लीडर्स डिसअपॉइंटेड हिम। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनका जो नैरो माइंडेड था या छोटी जहनियत है, उसने उनको डिसअपॉइंट किया, मायूस किया। ही डिसाइडेड टू जॉइन द मुस्लिम लीग। अच्छा, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विथ हिज ग्लोरियस विजन। आपने अपनी बेहतरीन फ़िक्र से मुसलमानों को इंडिया के
उनको इंस्पायर किया, उनको वरगलाया। He worked hard for a separate homeland for the Muslims. आपने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हासिल करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद के बड़े जतन किए। The odds were against him. हर शख्स उसके ख़िलाफ़ था। odds. The Hindus, the British and a section of the Muslims were hostile to him. हिंदूज़ भी आपके दुश्मन हो गए, ब्रिटिश भी हो गए, और जो मुसलमानों का भी एक ख़ास तबका था वो सब आपके अगेंस्ट। हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही नुकसानदेह। हॉस्टाइल दुश्मन को कहते हैं, समथिंग दैट इज़ रियली डेंजरस फॉर योर लाइफ या पॉइजनस, उसको हॉस्टाइल कहते हैं। बट ही ग्रैपल्ड विद एवरी प्रॉब्लम, लेकिन आपने सब प्रॉब्लम्स का मुकाबला किया, ग्रैपल किया। हिज एम वाज हाई, उनका मकसद बहुत बुलंद था। ही साउंड लाइक एन एंगल, आप एक शाहीन की तरह आपने सावरिंग की। सावर का मतलब है शाहीन, जब हवा के ऊपर चलता है, उड़ता है, तो उसको सावरिंग कहते हैं। ही ऑर्गेनाइज द पार्टी, आपने पार्टी को, मुस्लिम लीग की जो पार्टी है उसको ऑर्गेनाइज किया आपने अपने लीडरशिप के ज़रिए। द मुस्लिम रेलीड राउंड हिम, द हॉस्टाइल फोर्सेस हैड टू बी एट अ रिट्रीट। क्या किया, मुसलमानों को आपने जमा किया और मुसलमान आपके पीछे आ गए आपकी लीडरशिप को देखते हुए। August 14, 1947 was the day of his triumph. 14 अगस्त 1947 आपकी जीत का दिन था। ट्रायम्फ से मुराद यहाँ पे क्या है, आपकी जीत का दिन था। पाकिस्तान appeared on the map of the world, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नमूदार हो गया। पहले दुनिया के नक्शे में कोई पाकिस्तान नहीं था। 1947 को पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मैप पे आया, एक न्यू बॉर्न स्टेट बन गया पाकिस्तान। He took out of office as the governor, first governor general of the new country. आपने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। आउट का मतलब होता है हल्फ। मोहम्मद अली जिन्ना was the कायद आज़म in the true sense of the word. कायद आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो हकीकत में कायद आज़म थे, यानी आज़म से मुराद होता बड़ा, यानी बड़े कायद थे वाकई में। His health had been backing down under heavy pressure of work. काम ज़्यादा करने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही थी। He died in Karachi on September 11, 1948. 11 सितंबर 1948 को आप कराची में वफ़ात पा गई। But founders and heroes like him never die. लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे फाउंडर्स होते हैं और जो हीरोज़ होते हैं वो कभी भी नहीं मरते हैं। वो तो इस दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काम रहता है। इसी तरह जो आर्टिस्ट होता है, जो आर्ट उनका हमेशा बाकी रहता है। आर्टिस्ट तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन आर्ट, इसी तरह जो अजीम लोग होते हैं इनका काम दुनिया हमेशा याद रखती है। डू दे। अच्छा, कायद-ए-आज़म के ऊपर जब आप ऐसे लिखते हो आप कायद-ए-आज़म के कोटेशंस भी इसमें कोट कर सकते हो। ख़ुद कायद-ए-आज़म के इतने अच्छे कोटेशंस हैं, जिस तरह आप फरमाते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम और राइट। या उनका जो दूसरा कोटेशन, इट्स नाउ अप टू यू टू वर्क एंड यू आर बाउंड टू सक्सीड। कायद-ए-आज़म की कोटेशन बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मज़े की कोटेशन है, उनको भी आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। या कायद-ए-आज़म के स्ट्रगल के हवाले से आप जो कोटेशंस हैं वो आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। आई विल राइट फ्यू कोटेशंस इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। हर ऐसे के लिए हम 3 या 4 कोटेशंस आपको लिखवाएंगे और मैं पैराग्राफ नंबर भी लिखूंगी। अगर आपने ये वाले एसेस याद की है बुक वाले, तो आपने एसे में कोटेशन कहाँ पुट करना है। एक तो आप स्टार्ट में ही कोटेशन लिखोगे और एक एंड पे आप कोटेशन लिखेंगे। बाकी जो दरमियान वाले पैराग्राफ में भी हम एक आध कोटेशंस आपको लिखवाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।